Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the electrode potential and EMF of cell at any given condition. Before starting this topic, let us have a quick revision of the previous concept that we discussed in the last lecture. Last lecture में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. Standard electrode potential is also called standard reduction potential. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. क्या होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस? स्टैंडर्ड कंडीशंस बोला जाता है इन तीन कंडीशंस को. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, ये 1 मोलर अगर लिया जाए, टेम्परेचर जो है इसको 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाए एंड प्रेशर इज 180 m, then it is called standard condition. और आप इन कंडीशंस पर जो भी इलेक्ट्रोड्स सेटअप करते हो, जो भी इलेक्ट्रोड बनाते हो, इस कंडीशन को फॉलो करके, तो मान लो ये कोई मेटल है M, इस मेटल की तुमने एक इलेक्ट्रोड जो है वो बनाई है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 180 m है और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इस मेटल की, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर बनाई गई है. तो ये जो इलेक्ट्रोड हमने डेवलप की या सेटअप की, इसका जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट इलेक्ट्रोड. तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा. तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था. अब देखो, अगर आप ऐसी ही एक और इलेक्ट्रोड लेते हो किसी दूसरे मेटल की बनी हुई और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हो, तो एक सेल बन जाएगा. और ये जो सेल बनेगा, इसका जो ईएमएफ आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. क्यों कहलाया स्टैंडर्ड? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज़ की हैं वो कैसी हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे यूज़ की गई हैं. सो इफ वी यूज 2 different electrodes taken at standard conditions to make a cell, then the EMF of cell is called standard EMF. और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ई नॉट सेल से. तो ये स्टैंडर्ड EMF इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये तो हो गया जो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. अब जैसा कि आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि कई बार हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है, उस दिन टेम्परेचर जो है वो कम भी हो सकता है. 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो सकता है सर्दियों में. और गर्मियों के अंदर किसी दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, मतलब 25 से ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए या फिर मान लो कोई बच्चा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते टाइम कोई मिस्टेक कर देता है और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं बनती बल्कि डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो गई. तो
अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं वो देख पाएं हर जगह। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं हैं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, क्या रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो तो हम यहां पर देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रोड इज नॉट taken at standard conditions, then it has electrode potential different from standard electrode potential। तो जो भी इलेक्ट्रोड आप सेटअप कर रहे हो अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, तो मैं यहां पर एक आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूं कि हमारे पास ये मेटल M था, इसकी इलेक्ट्रोड को हमने सेट किया, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है। तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसको E0 इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन मान लो कोई गिवन कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो यही मेटल को अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर भी उस दिन जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब 303 केल्विन, प्रेशर भले ही सेम हो सकता है, तो अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट, वो इसके बराबर नहीं होगा। E इलेक्ट्रोड इट विल नॉट बी इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड। तो क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो गया, तो ऐसी इलेक्ट्रोड को अगर मैं किसी सेल बनाने के लिए यूज करता हूं तो उस सेल का EMF भी चेंज हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, we need to find out the value of this electrode potential when the conditions are not standard। तो इस चीज को जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी और ये इक्वेशन आपको टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी बताती है ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो अब शुरू हो जाता है। What is the effect of temperature and concentration on the electrode potential? तो देखो बच्चों, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो थी ये बनाई गई जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताती है। नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है ये इक्वेशन, देखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल M है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर रखा है और ये मेटल जो है वो जब इस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो इसके ऊपर ये रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है, दिस मेटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो नर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, ई इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन, दैट विल बी इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of product अपॉन concentration of reactant। इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर नहीं लिखते,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास इसी मेटल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो हम मेटल और आयन इनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर लिखते हैं। ये इक्वेशन जो है दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। In this equation, this is the electrode potential at given condition. This is the electrode potential at given condition. और ये क्या है? This is electrode potential at standard condition, या इसको हम यहाँ पर ही standard electrode potential बोल देते हैं। नेक्स्ट R जो है दैट इज गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.314 ली जाती है यहाँ पर। T इज टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है जब ये इलेक्ट्रोड को सेटअप किया गया। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ऑन द इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ N। F इज फैराडेज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन M, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल। M का मतलब क्या है? मेटल। तो ये इलेक्ट्रोड जो थी वो हमने मेटल की बनाई गई थी, तो कंसंट्रेशन ऑफ M का मतलब है यहाँ पर प्योर मेटल की कंसंट्रेशन। और क्या बच गया? कंसंट्रेशन Mn प्लस, मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। Mn प्लस कहाँ होगा? सॉल्यूशन के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Mn प्लस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, 11th क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कंसेप्ट था? कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, मतलब वन वैल्यू ली जाती है। तो ये चीज क्या है? प्योर मेटल, और मेटल कैसा है? सॉलिड स्टेट में। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या लेनी पड़ेगी? 1। तो यही इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी अब? E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को निकालने के लिए, और इसको आप नर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन होगी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। चलो अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो मैं एक सेल जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ये सेल है हमारा जो हमने डेनियल सेल डिस्कस किया था पीछे, उसका एग्जाम्पल। सो जिंक कॉपर कपल सेल, लेट अस अज्यूम अ जिंक कॉपर कपल सेल। तो ये सेल कैसा होता है? इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड होती है हमारी जिंक की और दूसरी इलेक्ट्रोड रहेगी कॉपर की। जिंक वाली इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, इसको इधर लिखते हैं, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। दूसरी इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर कनेक्ट की है कॉपर की, तो दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। ऐसे ही कॉपर को भी हमने किस में डिप किया है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब देखो, जब ये सेल आपने बनाया तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था, बल्कि कुछ और वैल्यू थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीज़ें लिख देते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमें टेम्परेचर किस में यूज़ करना है? केल्विन में। तो टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में यूज़ करने के लिए। तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर नहीं है, नॉट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो गया? हमारी नर्स्ट इक्वेशन यूज़ की जाएगी।
तो कंसंट्रेशन जो है वो जो भी होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ये वाली इलेक्ट्रोड जो है जिंक, ये किसका काम करता है? एनोड का। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन लिखी जाएगी इस तरीके से। ये वाली इलेक्ट्रोड किसका काम करती है? कैथोड का। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन लिखी जाएगी। अब देखो बच्चों, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें ये जो वैल्यू है, दिस मस्ट बी योर रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब इसको इस फॉर्मूले में यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लिया था? रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रखा था। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ई की वैल्यू को। तो इस वजह से मैं इस रिएक्शन को इन्वर्स कर देता हूं ताकि नर्स्ट इक्वेशन में यूज करने में आसानी रहे। तो उल्टा करके लिखना है तुम्हें इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन ऑलरेडी रिडक्शन के टर्म्स में हो रही है। अब देखो यहां पर हम अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। तो मैंने इसको इस तरीके से ये सिंबल यूज कर लिया, आयन पहले एटम बाद में, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एट एनी गिवन कंडीशन। तो ये किसके बराबर आएगा? ई नॉट वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया जिंक का -2.303 RT अपॉन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। NF, N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू एफ इंटू लॉग वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। ये नर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रोड कौन सी है? कैथोड। ऐसे ही हम कैथोड जो है इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो भी रूम टेम्परेचर नहीं है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बताएगा। तो ये किसके बराबर आएगा? ई नॉट वैल्यू Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 2.303 RT अपॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 F लॉग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमने नर्स्ट इक्वेशन जो है उसको अप्लाई कर लिया। अभी आपको एक बात बताई थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल इज टेकन एज यूनिटी। तो ये इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी? Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नॉट वैल्यू, सॉरी, E of Cu2 plus oblique Cu is equal to E naught value Cu2 plus oblique Cu minus 2.303 RT upon 2F log 1 upon Cu2 plus। तो ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस जिसमें हमने अभी जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी इसको यूज कर लिया। तो इसी तरीके से आपको जो भी इलेक्ट्रोड दी जाएगी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस नर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला है, अगर हम इसी इलेक्ट्रोड को कोई सेल बनाने के लिए यूज कर लें तो जो सेल हम बनाएंगे वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं होगा, गिवन कंडीशन पर बनेगा। तो ऐसे केस में जो सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो अब देखिए मैं यहां पर आपको एक स्टेप और आगे ले चलता हूं। इफ द इलेक्ट्रोड at given condition is used to make an electrochemical cell, then the cell EMF
will be calculated using the equation E cell is equal to E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखो इस फॉर्मूले में नॉट नहीं लगा हुआ इनके ऊपर, तो नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉट नहीं लगा हुआ इसका मतलब दिस इज गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में ये क्या है? दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन पर ईएमएफ है ये। और ये क्या था? दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड है? ये वाली। एनोड कौन सी इलेक्ट्रोड है? ये वाली। तो आप ये तो निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जब इस फॉर्मूले में आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी गिवन कंडीशन। तो इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करें इस फॉर्मूले के अंदर तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल या सेल ईएमएफ एट दिस गिवन कंडीशन। चलो अप्लाई करते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दिस फॉर्मूला। कैथोड किसको बोला था हमने? कॉपर को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ई नॉट Cu2+/Cu माइनस 2.303 RT/2F log वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब ऐसे ही एनोड जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोड थी हमारी? जिंक। तो इसको हम लिख देते हैं E0 Zn/Zn2+ माइनस 2.303 RT/2F log वैल्यू ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। ये आ गया। ये ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो इस साइन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, ये इस साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस बिकम्स पॉजिटिव। अब देखो ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, इन दोनों को हम अलग लिख देते हैं इस तरीके से। E0 वैल्यू ऑफ Cu2+/Cu माइनस Zn2+/Zn। तो ये कॉपर माइनस जिंक, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ एक में, माइनस इस टर्म में और इस टर्म में ये पूरा सामने वाला फैक्टर कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ RT/2F। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? लॉग वैल्यू ऑफ दिस, माइनस भी कॉमन लिया तो दिस माइनस लॉग वैल्यू ऑफ दिस, लॉग वैल्यू ऑफ 1/Cu2+ माइनस log 1/Zn2+। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोड कौन सी थी? कैथोड। ये इलेक्ट्रोड कौन सी थी? एनोड। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इज कॉल्ड E0 सेल। तो मैं अब इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/2F log A माइनस log B। क्या फॉर्मूला होता है? log A/B। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं यहां पर। तो फॉर्मूला लिख लेना, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A/B। ये फॉर्मूला यूज किया। तो देखो E0 सेल माइनस 2.303 RT/2F, इसको मैं लिख सकता हूँ log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो E सेल की वैल्यू आ गई ये। तो हमने नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके सेल ईएमएफ को कैलकुलेट करने की इक्वेशन डिराइव कर ली फॉर दिस जिंक कॉपर कपल सेल। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल के लिए एक सेल ईएमएफ की इक्वेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा
सेल ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला फॉर दिस जिंक कॉपर कपल सेल। चलिए अब मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं इसी तरीके से किसी भी सेल के लिए। तो मान लो हमारे पास कोई एक सेल है जो भी गिवन हमें होगा जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। सो फॉर अ गिवन सेल हैविंग रिडॉक्स रिएक्शन, और ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, n इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है x और y में। तो इस सेल की जो सेल ईएमएफ निकालने के लिए इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2.303 RT/NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर x और y की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी तो ये 1 होगी, तो आप सीधा लिख सकते हो x की पावर 1, लेकिन यहाँ पर x जो है वो कुछ और वैल्यू आपको दे सकता है। तो आपको कंसंट्रेशन जो भी प्रोडक्ट की लिखनी है उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट जो है वो लिखना होगा, ये ध्यान रखना। और इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। तो आपको अगर 11th क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसमें हम यही करते थे कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था उसको हम क्या करते थे, पावर में भेज देते थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर में भेज देते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो ये इक्वेशन जो है इसको मैं एक जनरल इक्वेशन कह सकता हूं। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ सेल। इस इक्वेशन का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें एक सेल दे दिया गया कि ये सेल आपको दिया गया है, इस सेल में ये रिएक्शन हो रही है। अब इस सेल का सेल ईएमएफ जो है वो क्या आएगा, तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या है, कॉपर और सिल्वर। तो आप लिखेंगे Cu2 प्लस की पावर 1 क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, और Ag की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या दे रखा है, कॉपर इंटू Ag प्लस की पावर 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये प्योर मेटल है, ये भी प्योर मेटल है, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल इज टेकन एज यूनिटी। तो ये वैल्यू 1 आएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये सेल इक्वेशन जो है आएगी वो बन जाएगी इस तरीके से, RT/NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की पावर 1 और सिल्वर की पावर 2। तो ये आ गई इस एग्जाम्पल के सेल ईएमएफ को कैलकुलेट करने की इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको कोई भी सेल जो है उसकी रेडॉक्स रिएक्शन बताई जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा इसका ई सेल जो है वो बताइए, मतलब सेल पोटेंशियल बताइए किसी भी गिवन कंडीशन पर। चलिए, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन। तो ये जनरल इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब एक चीज और मैं आपको यहीं पर बता देता हूं पहले, फिर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखी वो एक्सप्रेशन क्या थी कि ई सेल का ईएमएफ किसी भी कंडीशन पर किसके बराबर होता है, 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a और b की पावर b। अब देखो बच्चों, इसमें r जो है उसकी वैल्यू फिक्स है 8.314, f जो है उसकी वैल्यू फिक्स है 96500 कूलम। क्या चेंज हो सकता है, टेम्परेचर जो है वो आपको अलग दिया जा सकता है, और नंबर ऑफ मोल्स वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन पे। तो अगर मान लो तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए जिसमें ये बोला जाए कि टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर दे रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, तो जब भी आप 298 केल्विन को यूज करोगे यहां पर, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96500 ई नॉट सेल माइनस, तो ये ई सेल के बराबर आ रहा है लॉग वैल्यू x की पावर x, y की पावर y,
ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू रहती है 0.0591 अपॉन n। तो इसी इक्वेशन को लिखने का ये दूसरा तरीका है। कब? जब हमारी सेल रिएक्शन हो रही है एट रूम टेम्परेचर, तभी आप इसकी बजाय ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर तुमसे ये बोला जाए कि सेल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, तो समझ जाना कि हमें अपना काम छोटा करना है, टाइम कम लगना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन की बजाय ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो है वो जब हम रूम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अगर रूम टेम्परेचर नहीं है, कोई और टेम्परेचर गिवन है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर दे रखा है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इन चीज़ों को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल दिया गया, ये सेल का न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो एक कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो देखो बच्चों, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर नहीं है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो यहां पर ये कॉपर का वायर जो है वो एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोड। और हमें क्या बताना है, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो ये कॉपर का वायर जो है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को आप रिडक्शन के टर्म्स में लिख लीजिए। तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई जो इस इलेक्ट्रोड पे हमें देखने को मिलेगी। और इस इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो नर्स्ट इक्वेशन से आएगा। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है। तो 298 केल्विन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट जो है वो अपनी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ 0.0591 अपॉन एन लॉग वैल्यू concentration of product raised to the power their coefficient divided by concentration of reactant raised to the power its coefficient। इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी कंसंट्रेशन नहीं ली जाती नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। ये है प्योर मेटल, प्योर मेटल की कंसंट्रेशन क्या ली जाती है 1। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज आपको और गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं 2, तो यहां पर एन की वैल्यू आ गई 2 लॉग, ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कितनी दे रखी है 0.1। तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे, 0.1 की पावर 1 रहेगी, तो इसको 0.1 लिख देते हैं। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, (0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग वैल्यू ऑफ 10। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करो, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.02955।
इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.34 में से माइनस करना है इसको, 540, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 0.31045 वोल्ट. So this will be the electrode potential of this copper electrode. तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया कॉपर इलेक्ट्रोड का. तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एक और न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करके देखते हैं ऐसे ही. देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है, रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल. सेल पोटेंशियल बताना है इस गिवन सेल का, साथ साथ हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिए गए हैं. तो हमें क्वेश्चन जो है वो दिया गया, कैलकुलेट ई सेल ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन. क्या रिएक्शन दे रखी है, Mg प्लस 2Ag प्लस, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर. ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में जिसकी कंसंट्रेशन 0.130 मोलर प्लस 2Ag में. दिस इज गिवन टू अस. साथ साथ हमें दो चीजें और दी गई हैं, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इज -2.37 वोल्ट, ये दिया गया है, और साथ साथ ई नॉट वैल्यू ऑफ Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag प्लस 0.80 वोल्ट, ये दिया गया है. तो देखो बच्चों, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको. ये सिंबल से जो है वो आप आइडिया लगाएंगे. अब बस ई सेल हमें निकालना है. अभी मैंने आपको एक जनरल एक्सप्रेशन निकलवाई थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर जो दिया गया है यहाँ पर वो दे रखा है हमें रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस फॉर्म को, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या क्या है, Mg2 प्लस और Ag की पावर 2. तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 गया, इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 गया, डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 1 है तो Mg रेज टू द पावर 1, इसका कोफिशिएंट 2 है तो Ag पॉजिटिव रेज टू द पावर 2, ये आ जाएगा. तो ये हमने इक्वेशन अप्लाई करनी है. अब देखो इसमें ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के. तो कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड है ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आपको इक्वेशन दी गई है. इक्वेशन में आप देख रहे हो मैग्नीशियम जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड का काम करेगा. सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये कैथोड का काम करेगा. तो सिल्वर का जो पोटेंशियल दे रखा है ये आपको यहां पर पुट करना है कैथोड में 0.80 माइनस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको एनोड की जगह पुट करना है. इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.80 प्लस 2.37, तो ये आ गया 3.17 वोल्ट. किसकी वैल्यू है ये, दिस इज ई नॉट सेल. तो जो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे वही चीज़ है, यहाँ पर ई नॉट सेल निकाल लिया. अब देखो एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई. ये प्योर मेटल था, इसकी वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी. ये भी प्योर मेटल है, इसकी वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी. तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं अब. तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं अब Mg2 पॉजिटिव रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव रेज टू द पावर 2. 3.17 इसको आप लिख सकते हो 0.02
955 लॉग। इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है Mg2+ की क्या वैल्यू दे रखी है 0.130। इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.0001 इसकी पावर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -4। 0.0001 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -4 का स्क्वायर। और 10 की पावर -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 8। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। अब ये पॉइंट जो है अगर इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.30 इंटू 10 की पावर 7। अब इसका मुझे लॉग लेना है तो देखो लॉग a इंटू बी क्या फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं, इंडिविजुअल लॉग वैल्यू जो है वो ली जाएगी और फिर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3.17 माइनस 0.02955 लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 की पावर 7। इसकी जब हम लॉग की वैल्यू देखते हैं 1.3 की तो ये वैल्यू आती है 0.1139 और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 7 log 10 मतलब 7। तो 7 प्लस ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 7.1139 इसके बराबर आ गई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारी वैल्यू आती है 0.21 और इसको जब आप फाइनली सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया हमारे पास ई सेल और इसकी वैल्यू आती है 2.96 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया किसी भी गिवन कंडीशन के ऊपर जब कंसंट्रेशन जो थी वो हमारे पास स्टैंडर्ड जैसी नहीं थी। तो टेम्परेचर भले ही हमारे पास 298 रहा हो लेकिन हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं बन पाई। तो इस वजह से हमने नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके और सेल एमएफ ईएमएफ इस तरीके से निकाला। बच्चों इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आप अच्छे से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं।